नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज फिर लेकर आई हूं हरियाणा चुनाव का सबसे धाकड़ शो कटघरे में नेताजी। आज हरियाणा सियासत के एक और दिग्गज कटघरे में होंगे। उनके चुनावी वादों, पार्टी की चुनावी तैयारियों, जनता से जुड़े मुद्दों और जनता की परेशानियों को लेकर सवालों की बौछार होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी। तो आज के हमारे धाकड़ शो के जो खास मेहमान हैं, हरियाणा कांग्रेस के धाकड़ नेता हैं। कभी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने तो कभी अपनों के खिलाफ मुखर रहने, अपनों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जी हां, आज हम कटघरे में बुलाना चाहेंगे असम से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी जी को। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। स्वागत है कटघरे में। असम की जनता के मुद्दे होंगे, आपके हल्के की परेशानियां होंगी, जो वादे आपने पिछली बार किए थे उनकी क्या स्थिति है, कितने पूरे हुए नहीं हुए, उन तमाम बातों को लेकर आपसे सवाल होंगे। और उम्मीद है आपसे, जो कि हम सभी मेहमानों से पूछते हैं, कि आप जो भी कहेंगे, जितनी साफगोई से आप बयान देते हैं, उतनी साफगोई और ईमानदारी से अपनी बात कहेंगे, उतनी ही सच्चाई के साथ। शुरुआत की जाए। अब चूंकि चुनाव में जाने का वक्त है, रिपोर्ट कार्ड पेश करने का वक्त है। सरकार आप लोगों की नहीं थी, विपक्ष का विधायक होने के नाते जस्टिस कर पाए हैं अपनी जनता के साथ? देखो, जितनी भी कोशिश हुई है, क्योंकि जनता से जो वादे किए थे, मैंने 2 वादे किए थे भी। एक असंध को जिला बनाया जाएगा और एक असंध के अंदर ये मेरी तमन्ना है भी एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे स्पोर्ट्स में बच्चे जाते हैं, हमारे यहाँ भी बच्चों में प्रतिभा है, लेकिन फैसिलिटी नहीं है। बाकी तो मेरा वादा था भी मैं एमएलए तो बनूंगा, लेकिन कमीशन एजेंट नहीं बनूंगा, सेवादार बनूंगा। तो सेवादार बनने वाला जो काम है वो तो मैंने निभाया है। ना जिला बनया है और ना स्पोर्ट्स कॉलेज बनया है, क्योंकि सरकार नहीं थी। और विधानसभा में मैंने कोई सेशन नहीं छोड़ा जिसमें ये मुद्दे नहीं उठाए। और बहुत सारे काम हैं जो मैंने विधानसभा में अपनी प्रेजेंस शो करके लोगों के मुद्दे उठा के करवाने की कोशिश की और जनता हित के उसमें कुछ काम हुए भी हैं। जैसे 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हुआ, अभी टेंडर भी हो गया उसका। काफी समय लगा उसमें, 2.5-3 साल तक जूते टूट गए मेरे। बिल्डिंग का नक्शा पास करने में ही पीडब्ल्यूडी महकमे ने इतने साल लगा दिए। अभी पिछले हफ्ते बिल्डिंग की वो आई है। हर फाइल के पीछे पीछे जाना पड़ता है। एमएलए होने के बावजूद भी कोई स्पीड अप नहीं हुआ काम, मुझे ही दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। एक स्टेडियम की अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर ने 2018 में की थी और सीएम अनाउंसमेंट होने के बावजूद उसको लिस्ट से निकाल दिया गया। उसका भी मैंने विधानसभा में शोर मचाया। और जब मैंने ईमानदारी से पूछा, मैं कहा भी सीएम साहब बता दो भी, या तो वोटों के लिए झूठ बोलिया था और या फिर स्टेडियम बना दो, तो तब जाके फिर उसकी कार्रवाई हुई, पैसे भेज दिए। लेकिन उसका भी जो नक्शा वगैरह है अभी पास होके चंडीगढ़ अप्रूवल के लिए डीएमसी ने कल परसों ही भेजा है। अब भी मैं पीछे लगा हुआ हूँ भी अब तो इलेक्शन आ गया, अब तो थोड़ी बहुत शर्म कर लो, कर दो काम। बनाना तो पड़ेगा ही नहीं, 2 महीने बाद बनाना पड़ेगा। सरकार तो जा ही रही है, हमारी सरकार आ ही रही है। अच्छा, लेकिन इस कार्यकाल में बात करें गोगी जी, आप कह रहे हैं कि मैं सेवादार के नाते काम करने आया था, लेकिन काम तो आपके जो बड़े मुद्दे थे, बड़े दावे थे, बड़े वादे थे, वो पूरे नहीं हो पाए। करीब 15 सड़कें टूटी हैं, जनता परेशान है। क्या वजह इसके पीछे है नहीं बनवाई गई? नहीं, टूटी नहीं है, अभी कच्ची हैं। कच्ची है, बनी ही नहीं है, जो हाल बेहाल है। टूटी हैं उसमें तो 50 करोड़ की सड़कों का रिपेयर का पैसा आया हुआ है, कुछ का टेंडर हो गया। जैसे 1-2 सड़कें थी, अभी आपने अगर देखी होगी तो कल परसों से एक वीडियो चल रही है, अब सड़क को दोबारा पाड़ के वगैरह, क्योंकि ठेकेदार बीजेपी है। अब आप पूछोगे भी बीजेपी क्यों है? जो बीजेपी के नेता हैं, जब ठेका वो ले लेंगे तो बीजेपी ही ठेकेदार है, ठेकेदार ही कोई नहीं है। और
ये जो सड़क कल परसों पाड़ के आपको दिखा रहे थे, वो मैंने EIC तोमर साहब को वीडियो भेजी, जब जाके उस पर कार्रवाई शुरू हुई। नहीं तो पहले कहते थे जी नहीं ठीक बनी हुई है। मतलब सूखी मिट्टी के ऊपर ही रातों रात उसको बढ़ा दिया। जब शिकायत की तो नीचे के अफसर कहने लगे भी नहीं जी ठीक है। अब वो दोबारा फट गई, जहां भी गाड़ी कोई लोड गाड़ी ब्रेक मारती है वहीं से वो फट जाती है। तो तब जाके अब कार्रवाई शुरू हुई। तो मेरा सेवा का मतलब ये नहीं है भाई पर्टिकुलर काम से, हाँ। सेवा की भावना एक होती है भाई हमने कोई माहौल खराब करने का काम नहीं किया, भाईचारा बिगाड़ने का काम नहीं किया, किसी के साथ ठगी नहीं करी। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि विधायक की वजह से मेरे को ये परेशानी है। सेवा का तो मतलब ही दूसरा है। अच्छा, बीजेपी बार बार ये कहते हैं हमने समान विकास करवाया है। कांग्रेस के जितने भी विधायकों को बुला रहे हैं कटघरे में, सारे ये कह रहे हैं हमारे हल्के में सरकार ने, बीजेपी ने काम नहीं होने दिया। तो इस वादे में क्या सच्चाई नहीं है फिर? ये तो सफेद झूठ है, और झूठ का पुलिंदा ही बीजेपी का नाम ही जो है झूठ पे टिका हुआ है। शायद ये बीजेपी है ना, भारतीय झूठी पार्टी है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? मैं कहता हूँ भी हरियाणा सरकार की पॉलिसी में 15 सड़कें हैं, मैंने लिख लिख के थक गया, और मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ जिसमें PWD है। वहाँ भी मैंने सारा जोर लगा लिया। ACS कहता है जी सरकार अगर बजट देगी तो मैं बनवा दूंगा। ACS की कोई पावर नहीं है। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलरली कहा गया है कि असंध हल्के के अंदर ये काम नहीं करने, वरना एक नक्शा पास करने में 2.5 साल लगते हैं। नीयत की बात है। पिछले मुख्यमंत्री जो थे मनोहर लाल, वो भी आपके जिले से ही, करनाल से ही आते थे। नायब सैनी भी आपके जिले से ही चुनाव लड़ने के नाते करनाल से ही हैं। तो उसका तो उल्टा फायदा मिलना चाहिए था जिले को, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कहा गया है असंध का काम नहीं करवाया जाए। देखो ये मैं तो कह नहीं रहा, मैं तो प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब जनता ही निकाल लेगी। एक चीज आज से 3 साल 2.5-3 साल पहले हाउस में अप्रूव होगी, लिख के दे दिया मेरे को भी 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। हाँ। लिखत में आया हुआ है, और उसके बावजूद भी आज तक सिर्फ बिजली का कुछ टेंडर लगा है, अभी बिल्डिंग का टेंडर लगना है। लेकिन वो मेरे को आर्किटेक्ट ने लेटर भेज दिया कि हमने अप्रूव कर दिया। चुनाव में जब जाएंगे तो लगता है कुछ इसका काम हो सका होगा। चुनाव में तो बहुत सारी बातें देखी जाती, काम तो चुनाव वालों को भी पता है भाई इतनी कोशिश करके। असंध के हल्के के लोग तो इस बात से ही बहुत खुश हैं। वो कहते हैं भी चलो कम से कम हमारा विधायक जो है वो विधानसभा में बोलता तो है, सोया तो नहीं रहता वहां जाके। और मैंने अपने संध की हाजिरी जो है विधानसभा में भी लगवाई है, और विधानसभा के माध्यम से पूरे हरियाणा में लगवाई है। आवाज आपने बुलंद की, इसमें कोई दोराय नहीं और है। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। हाँ। जैसे और भी बहुत सारे काम हैं, मिनी सेक्रेटेरिएट बनना है, वो भी कहा भी बनाओ। उसके बाद हमारे यहाँ पे हुड्डा कॉलोनी अगर बन जाए तो जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ डेवलप होती हैं जिससे भ्रष्टाचार फैलता है वो भी रुकेंगी। लेकिन चिट्ठी भी लिखी हुई है, सरकार को असर ही नहीं है क्योंकि असंध का काम करना नहीं है। आप ये कह रहे सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं असंध की ओर से, तो काम नहीं हो रहा है। कुछ इलाकों में पीने के पानी की समस्या भी है, कुछ इलाकों में सिंचाई के पानी से दिक्कत भी है। असंध के अंदर जो करीब 8-9 गांव ऐसे हैं जो सफीदों रोड, जींद रोड और कैथल रोड पे, यहाँ पे नीचे ना पीने का पानी है ना खेती वाला पानी है। खेती के लिए तो नहरों पे और बरसात पे ही डिपेंड है, और ट्यूबवेल लगाने में काफ़ी मदद हुई है। कमेटी में पब्लिक हेल्थ कमेटी का मेंबर था, और जब फिर उनको मैंने सच्चाई दिखाई चीफ इंजीनियर को ले आके असंध के अंदर, तो वो मान गए कि वाकई यहाँ पे गड़बड़ है। तो अब काफ़ी काम हुआ है, लेकिन मैं कहूँ भी 100% हुआ है वो नहीं, लेकिन अच्छा काम हुआ है पब्लिक हेल्थ का। असंध के साथ आप बार बार ये कह रहे हैं सरकार ने भेदभाव किया है इरादतन,
लेकिन आपकी पार्टी की ही बात करें, आपकी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, कुछ बड़े नेता आते हैं, आपको इनवाइट तक नहीं किया जाता है, तो क्या वो असंध विधायक के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी भेदभाव नहीं कर रही? नहीं, वो असंध में नहीं आए, करनाल में जब आते? वो करनाल में आए थे। और करनाल का जो लोकल स्टफ होता है, हाँ। वो सोचते हैं भाई ये तो हम करनाल की मीटिंग कर रहे हैं, संध वालों को बुलाने की जरूरत नहीं, उसमें नेता की ज़्यादा वो नहीं होती। नहीं, कुलदीप शर्मा का तो उस वक्त, मैं असंध का इसलिए कह रही हूँ, एकमात्र विधायक को करनाल जिले के नाते जब मैं बात कर रही हूँ, करनाल में कार्यक्रम होते हैं, कुलदीप शर्मा कहते हैं इनवाइट किया गया था। शमशेर गोगी का बयान आता है मुझे इनवाइट नहीं किया गया, ना मुझे फोन तो आया है, ना मुझे जानकारी दी गई। कुलदीप शर्मा का नंबर चेक करना चाहिए, मैं फ़ोन किया था उसने। कुलदीप शर्मा तो मतलब, अब मैं चलो इस पे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। मैं कभी, मेरा ज़िंदगी का असूल है, मैं झूठ नहीं बोलता, इसीलिए मैं सच बोल देता हूँ, वो कड़वा लगता है। तो आपको इनवाइट नहीं किया गया था, ये झूठ बोला गया था फिर मीडिया को बाकायदा? अगर ऐसा बोला है, मैंने सुना नहीं। नहीं, उसके बाद तो आपका रिएक्शन भी आ गया था कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया। वो तो पहले आया। वो क्या था, बरसात हो गई थी तो मैं जा रहा था, रास्ते में मेरे को वो मीडिया वाले, पानी के अंदर मेरी गाड़ी जा रही थी, वो मीडिया वाले वहाँ कहीं फ़ोटो ले रहे थे, और मैं तो परचान से एक सड़क छोड़ के दूसरी सड़क पे गया, उस पर भी पानी था, तो वहाँ फंस गया मैं। वो बोले जी कि मैं कहा भी कोई नहीं, अभी मीटिंग में कई दिन है। लेकिन वो बार बार वो कहने लगा इसका मतलब आपको किया नहीं, तो मैंने भी कह दिया नहीं, अभी तक नहीं किया। अब जब मीटिंग का 4 बजे का टाइम था, जब 4 बजे का टाइम था, 3:30 बजे फ़ोन आया, भाई भूल लग गई और आप मीटिंग में आओ। तब तक मैं अपने हल्के में, मेरा हल्का 70 किलोमीटर दूर है वहाँ से। हाँ। तो मैं अभी अब तो मुश्किल है आना। फ़ोन तो आया, लेकिन आया जब मीटिंग का, तो फोन तो आया है, फिर आप ये कह रहे हैं उनका फोन चेक करें, फोन आया नहीं आया? फोन किया गया लेकिन देरी से उसका किया नहीं गया। आया ना जिसका नाम आपने लिया, और उसका कोई इसमें मेरे ख्याल था भी नहीं चक्कर। लोकसभा चुनाव के परिणाम को कैसे देख रहे हैं? करनाल में, करनाल लोकसभा की हम बात करें, पिछली बार तो रिकॉर्ड तो एक जीत थी अपने आप में, इस बार देखो भी करनाल बीजेपी ने में जीत हासिल की। जो मैं सोचता था उसके हिसाब से रिजल्ट ठीक नहीं आया, और कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं कह सकता, पार्टी प्लेटफॉर्म पे मैंने कही भी हैं। अब तो कटघरे में बैठे हैं आप। नहीं, जो कटघरे भी में सच आप हूँ, खुद ही कह रहे हैं, सच लेकिन मैं बोलता हूं पार्टी का डिसिप्लिन्ड आदमी भी हूँ ना। अब तो उसमें हमारी, जो हम लोग हैं पार्टी के जो मेंबर हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, किसी की थोड़ी किसी की ज़्यादा, हमारी ही कमी रही, वरना खट्टर साहब के जीतने के कोई चांस थे नहीं। आपका इशारा जो है, क्योंकि उम्मीदवारों को लेकर खूब सवाल उठे हैं, मजबूत उम्मीदवार नहीं थे, नए उम्मीदवार थे, अनुभवी नहीं थे, करनाल को लेकर तो ये बातें आपके नेताओं की ओर से भी खुद उठाई गई, जिसमें कुमारी सैलजा का बयान भी आया। चलो ये भी हो सकता है एक पॉइंट, लेकिन मेरे हिसाब से तो हर कांग्रेसी का जो कैंडिडेट है वो हाथ का पंजा होना चाहिए। अगर हम बंदे को देख के काम करेंगे, फिर इसका मतलब हम कांग्रेस को देख के काम नहीं करते। और जिन लोगों ने हाथ के पंजे को अपना कैंडिडेट नहीं माना, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन 5 सीटें देखिए आप लोगों ने जीती, 0 से 5 पर कांग्रेस आई हरियाणा में। उसके बावजूद भी कुछ नेताओं के जो बयान आए, जिसमें हम कुमारी सैलजा की बात करें, वो बार बार सवाल उठाती रही, उम्मीदवार सही से चयनित नहीं किए गए, कैप्टन अजय यादव की ओर से भी सवाल उठाए गए। तो इन्हें आप कैसे देखते हैं फिर? अगर वो हाथ ऐसे के है पंजे कि को ही उम्मीदवार माना जाए, तो फिर ये बड़े नेता क्यों सवाल उठा ये रहे हैं तो मैं उम्मीदवारों को अपनी, लेकर? ये मेरी राय है। बड़े नेताओं को ज़्यादा ज्ञान है, वो दिल्ली में थे, कैसे टिकटें गई कैसे नहीं गई उसके बारे में मेरी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं थी और मेरे को पता भी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ भी कैंडिडेट कोई भी आ गया तो हाथ का पंजा तो रहेगा। मेरी अपनी पर्सनल राय है ये। टिकट जो आवंटन हुआ, उसे आप कैसे देख रहे हैं? अब जो हो गया, और जिसको मतलब कांग्रेस हाईकमांड ने मोहर लगा दी, सवाल उसके नहीं बाद उठने क्या चाहिए। सवाल है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के भी आप करीबी माने जाते हैं, उनको भी आप उस वक्त भी नसीहत देते रहे थे कि कांग्रेस में उन्हें आना चाहिए या फिर कांग्रेस में ही उन्हें आना पड़ेगा। उनके बेटे को टिकट ना मिलना, उस पर आपका क्या कहना है, क्या ओपिनियन आपका? इसमें वीरेंद्र सिंह का तो फायदा हुआ है, उसके बेटे को टिकट नहीं मिली तो कोई नुकसान नहीं हुआ। वो पार्टी में आए और थोड़ा सा और गंभीरता से मेहनत से काम करेंगे, आगे मिल जाएगी। टिकट ही पार्टी में रहने का एक वो नहीं होना चाहिए पैमाना।
टिकट के बगैर भी पार्टी में रहना चाहिए। आप हालांकि आज तो आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुत बार आपने उदय भान को लेकर भी कहा कि वो अहंकार में है या विधायकों की बात नहीं, नहीं मैंने सुनते कभी हैं अहंकार में नहीं कहा या शमशेर गोगी की वैल्यू नहीं मानते हैं, ना, छोटे से बड़े नेता ऐसा सबके। कुछ मैंने कभी नहीं कहा। मैं एक बात कही थी, भाई अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बहाल रहे, ये बात मैंने कही थी। उस बात को कैसे आगे लोग फैलाते हैं, भाई वो हमारा अध्यक्ष है और अहंकार की बात तो कभी हो ही नहीं सकती। और मेरे साथ उसके अच्छे रिलेशन है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उनकी ओर से भी नसीहत दी गई कि अगर शमशेर गोगी को कोई परेशानी है तो पार्टी अध्यक्ष के साथ बात करें, फिक्सेशन मैं कमेटी को पार्टी लेकर। अध्यक्ष को क्या, मैंने अभी जैसे मीटिंग हुई थी, राहुल जी खड़गे जी ने बुलाई थी और मैंने वहाँ भी खुल के अपनी राय रखी। उदय भान जी ने राय जो दी वो मैंने मान ली, लेकिन उस पर अमल तो उदय भान जी को करना है। तो उन्होंने तो राय दी थी अगर कोई शिकायत है तो हाईकमान के सामने रखें, तो मेरे गोगी को शिकायत करके आए जो फिर वहां मेरे को पर। शिकायत नहीं, जो मेरा विचार था, हाँ, जो भी उसके ऊपर जो मैं सोचता हूँ भी इस तरीके से काम ठीक हो सकता है। अब जैसे मैं कहता हूँ भी हाथ के पंजे को कैंडिडेट मानो, कितने लोग इसको मानते हैं कितने नहीं मानते, मेरा इससे कोई परेशानी नहीं मेरे को। ये मेरी राय है और मेरी राय जो है वो सब माने, ये कोई जरूरी नहीं है। कुमारी सैलजा के करीबी आपको माना जाता है? नहीं है, देखो मैं उसको लीडर भी मानता हूँ और मैं उसको, उम्र में मेरे से छोटी हो, मेरी बहन भी है और उसने मेरे को मदद भी की है राजनीति में, तो इसलिए मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ, उसके साथ भी। तो क्या ये वजह है कई बार आप हुड्डा गुट के जो नेता माने जाते हैं उनके मुखर नजर आते हैं, आप उनके खिलाफ नहीं, खड़े नजर मैं आते हैं? हुड्डा गुट मानता ही नहीं। हुड्डा साहब मेरे सीएलपी लीडर हैं। हाँ। और मैं हर मीटिंग में जाता हूँ, अगर मैं उनके खिलाफ होता तो मैं क्यों जाता। आप उन पर मैं और मेरा क्या आरोप तो लगाते हैं? मैं ये कहता हूँ भी कांग्रेस में एक राजीव गांधी नाम का एक नेता था और मैं उसको अपना आदर्श मानता हूँ, और राजीव गांधी ने कभी मैं लफ्ज यूज नहीं किया। ये बात मैंने राहुल जी और खड़गे जी के सामने भी कही थी, भाई इन कांग्रेसियों को सिर्फ एक ही बात सिखा दो कि मैं छोड़ के हम में आ जाएं और राजीव गांधी को फॉलो करें, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो आपका इशारा तो हुड्डा साहब की ओर ही था उस वक्त, तब आपने ये भी कहा कि इसमें टिकटों तो को मैं लेकर भी हो कांट छाट भी कोई ना कोई मैं करता तो है। मैं भी हो सकता हूँ, इसमें दूसरे नेता भी हो सकते हैं, कोई अकेले हुड्डा साहब ही थोड़ी कहते हैं मैं, दूसरे नेता भी हो सकते हैं, सारे उनके हो अलावा सकते भी हैं, हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। क्योंकि उन पर दूसरे नेताओं ने बहुत आरोप लगाए। कुमारी आप सैलजा भी कहती हैं, किरण चौधरी भी जब कांग्रेस में थी तब कहती रही, अब भी कहती है मैं और मेरा या पिता पुत्र की ही राजनीति नहीं होनी चाहिए कम से कम। तो उसी से जोड़कर आपका ये बयान देखा गया। तब भी आपने कहा कि जो आप आज बार बार कह रहे हैं कि हाथ के पंजे को भी उम्मीदवार माना जाए, जो लोग ये नहीं मानते पार्टी छोड़कर चले भी जाते हैं, इस तरह की बातें भी आपकी ओर से कही गई। नहीं, मैंने नहीं कही ये बात। मैंने तो हाथ के पंजे का कैंडिडेट, जिस दिन कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ करनाल का, कैंडिडेट तो 3 दिन बाद आया करनाल, मैंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भाई मेरा कैंडिडेट जो है वो हाथ का पंजा है। टिकट मेरे से पत्रकारों ने पूछा भाई आप सहमत हैं टिकट मिली, मैं जिसको टिकट मिल गई, सहमत तो हाईकमांड को होना था, हाईकमांड ने टिकट दे दी, हमारा कैंडिडेट है हाथ का पंजा, तो हम तो हाथ को पंजे को मान के चलेंगे। और सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया भी आपने सही आवाज़ उठाई, लेकिन अब सबको मनवाना तो मेरे हाथ में नहीं है ना, सलाह देना। भीतरघात के आरोप भी लगे, करनाल में भी भीतरघात के आरोप लगे, बाय इलेक्शन को लेकर हम बात करें तो। देखो मेरे उससे मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, क्योंकि असंध हल्के में ही मैं बिजी था और मैंने ईमानदारी से मैं अपनी बात कर सकता हूँ भाई कोई गांव असंध हल्के का ऐसा नहीं है जहां वोट मांगने के लिए मैं नहीं गया। सभी गांव का दौरा मैंने खुद किया, जहां कैंडिडेट जा सका वो जा सका, जहां वो नहीं पहुंच सका क्योंकि बड़ा हल्का था, वो बिजी था, और लड़के ने मेहनत की है पूरी, ऐसी बात नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद क्योंकि श्रुति का टिकट कटा, किरण और श्रुति पार्टी छोड़कर गए, बीजेपी में शामिल हुए, तो मान रहे हैं पार्टी को नुकसान हुआ है इससे? और देखो घर में से कोई एक आदमी जाए
तो मैं ये कहूँ कि नुकसान नहीं हुआ या थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ा, लेकिन किरण चौधरी को अगर मैं सलाह दूं, अब तो देने की वैसे ज़रूरत ही नहीं, वो चली गई, लेकिन उसको जाना नहीं चाहिए था कांग्रेस छोड़ के। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया उनको। कांग्रेस सिर्फ लेने देने के लिए नहीं होनी चाहिए। पार्टी तो माँ बाप की तरह है। अगर आप माँ बाप को ही छोड़ के भाग जाओगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? बिना सत्ता के भी थोड़े दिन सेवा कर देनी चाहिए। उनका कहना था कि चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को खत्म करने का षड्यंत्र है कांग्रेस में। तो क्या बीजेपी चौधरी बंसीलाल को आदर्श मानेगी? मेरा एक सवाल है, क्या बीजेपी जहां वो चली गई, हालांकि मेरा उससे कोई टकराव नहीं, बढ़िया संबंध है, लेकिन ये मेरा विचार है, क्या वो चौधरी बंसीलाल को आदर्श माने? कांग्रेस तो फिर भी बंसीलाल को मानती है, मान सम्मान देती है। वहां तो चौधरी बंसीलाल का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं होंगे अगले। कुमारी सैलजा का भी, रणदीप सुरजेवाला का बयान भी आया था कि माँ और बेटी के साथ गलत हुआ। कैप्टन अजय यादव भी कह रहे थे श्रुति को टिकट जरूर मिलना चाहिए था। वो बात एक उनका अपना विचार है, उन ठीक बात कही होगी उन्होंने, लेकिन मेरा कहना भी कांग्रेस छोड़ के जाना गलत है, मेरे को ऐसे लगता है। ये मैं सोच रहा हूँ बस। कांग्रेस में ही रहना चाहिए था किरण को। चौधरी बंसीलाल यहाँ रह के ज्यादा फायदे में रहती है और फ्यूचर भी ज्यादा ब्राइट था। कुमारी सैलजा को सीएम के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। पहले जो एसआर के गुट कहा जा रहा था वो कहीं ना कहीं एसआर बी बन चुका है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी उसमें आ गए हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि चंडीगढ़ भेजना है सैलजा को, ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को बुला के पूछो, मैं तो उनके साथ हूँ, वो चंडीगढ़ जाएंगी तो भी साथ जाऊंगा, जहाँ रहेंगी साथ ही रहूंगा। आप उनके साथ हैं, कुमारी सैलजा के साथ हैं, और फिर दिल्ली रहें या चंडीगढ़ रहें, कहीं रहें, क्योंकि खुद भी उनकी ओर से जो बयान इन दिनों सामने आ रहे हैं, और रतिया को लेकर कहीं ना कहीं उनकी ओर से इच्छा जताई गई, पिछले दिनों बयान उनका सामने आया है, तो लग रहा है कहीं ना कहीं कि सीएम पद के लिए इन दिनों हरियाणा कांग्रेस में दौड़ चल रही है। कहीं पद यात्राएं निकल रही हैं, कहीं सैलजा अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। सभी नेता जो है, इलेक्शन का टाइम है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, और अगर कोई अकेला नेता इसमें लगेगा तो फिर पूरा हरियाणा कवर नहीं होगा। तो कांग्रेस को सरकार बनानी है, कांग्रेस को इलेक्शन जीतना है, तो सबको ही मिलके काम करना पड़ेगा। ऐसा दिशा निर्देश ऊपर से निर्देश है। लेकिन होता ये क्या मेरे सामने की बात है। हाँ। सब मिलके पूरे जुट के काम करो और पार्टी को जिताओ। उसके बाद भी मिलजुल क्यों नहीं पाते हैं? कांग्रेस में बड़े नेता हैं लेकिन सारे एक साथ नहीं आते हैं। सैलजा अपनी यात्रा निकालती है, शुरुआत में उदय भान जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर नहीं होती, और भूपेंद्र हुड्डा जो सीएलपी लीडर हैं उनकी फोटो नहीं होती है, वीरेंद्र सिंह की, सुरजेवाला की फोटो लगाई जाती है। तो क्या उसके बाद हाईकमान ही ये निर्देश देता है कि आप तस्वीर लगाइए, जो अगली पोस्टर में सैलजा की तस्वीरें लगा देते हैं? अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो मेरे दायरे से बाहर की बात है, उसका मैं जो जवाब दूंगा वो एक मिथ्या प्रचार की तरह चला जाएगा बस। तो आप कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई निर्देश दिया गया या फिर नहीं? आप कह रहे हैं शुरुआत में पहले जवाब में आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आने वाली है, तो भावी मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देख रहे हैं पार्टी में? जिसको राहुल गांधी जी और खड़गे जी चाहेंगे। फिर कोई भी हो, वो कोई भी हो सकता है, जो एमएलए बनेगा, कोई भी एमएलए चीफ मिनिस्टर बन सकता है। अपनी टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि खबरें हैं कि आपके हलके में भी हुड्डा गुट के जो स्थानीय नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो भी काफी सक्रिय हैं। देखो, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। मेरी टिकट क्यों काटी जाएगी इसका कोई कारण मेरे को दूर दूर तक नजर नहीं आता। ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया जिससे पार्टी का नुकसान हुआ हो या किसी तरह का किसी व्यक्ति का ही नुकसान हुआ हो, लेकिन जिन लोगों का और भी दिल करता है तो इलेक्शन के टाइम में दरखास्त देना, भाग दौड़ करना तो उनका भी फर्ज है। उसमें क्या दिक्कत है? किसी नेता के गुट से जुड़े होने के चलते आपको नहीं लगता कि टिकट मिलने या टिकट कटने के चांस हो जाते हैं? मैं राहुल गांधी से, राजीव गांधी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा टिकट क्यों काटेंगे? पिछली बार की बात करें, आप जीते लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, और इस बार तो इनेलो बीएसपी का गठबंधन हो गया है, तो आप कैसे देख रहे हैं? कितनी मुश्किलें हो सकती हैं? पिछली बार ऐसे था कि जो मेरे साथ कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे वही आदमी इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, और एक मिथ्या प्रचार किया गया, भाई ये झूठा प्रचार था। वो प्रचार की वजह से
अदरवाइज तो पहली बार असंध से कांग्रेस जीती है और वो शमशेर सिंह गोगी के कैंडिडेचर में ही जीती है, वरना असंध से तो कभी कांग्रेस की 14-15 हज़ार से ऊपर वोट ही नहीं आई। आप शुरुआत से कहते रहे असंध का काम बीजेपी नहीं होने दे रही थी या फिर सौतेला व्यवहार किया गया, भेदभाव किया गया इरादतन। तो अब जब जनता के बीच जाना है तो रिपोर्ट कार्ड में क्या आप ये लिखेंगे बीजेपी ने काम नहीं होने दिया, मैंने प्रयास किए, या फिर उपलब्धियां हैं आपके पास? मेरे पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए, और एक मेरा व्यवहार और लोगों से जो प्यार है वो मेरी ताकत है सबसे बड़ी। उसी के सहारे से इलेक्शन लड़ूंगा। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा काम जो सबसे बड़ी उपलब्धि है हुआ हो? कि हेल्थ का सिस्टम इतना खराब था, अब अगले साल तक हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा। जो रोज प्राइवेट हॉस्पिटलों में और करनाल भागना पड़ता था, उससे छुटकारा मिलेगा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। स्टेडियम बनेगा तो बच्चों को खेलने का मौका लगेगा, और बाकी काम अब सरकार आएगी तो कोई संध के साथ कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और सबसे पहले असंध को जिला बनाया जाएगा, डिजर्विंग जगह है। चारों जगह से जींद, कैथल, पानीपत और करनाल 45 किलोमीटर की दूरी पे है, और संध ही सबसे पहले, अगर कोई जिला हरियाणा में बनना चाहिए तो संध ही बनना तो पूरी चाहिए। कांग्रेस चाहती है, गोगी ही चाहते हैं केवल? गोगी ही कांग्रेस है, एक एक करके सारे कांग्रेस हैं। तो ये बड़ा ऐलान जो आप पहले भी कर चुके हैं, बड़ा वादा कि जिला बनाया जाएगा असंध को। बिल्कुल बनाया जाएगा। मनोहर लाल के मुख्यमंत्री रहते हुए, हालांकि आप तो आरोप ही लगा रहे हैं काम नहीं हुआ, या केंद्र में अब जब बड़े मंत्री हैं, क्या करनाल जिले को, करनाल लोकसभा को और खासतौर पर असंध को कोई लाभ मिलने की उम्मीद है आने वाले दिनों में? करनाल में देखो, जो आदमी करनाल के बाहर का आएगा वो करनाल को क्यों कुछ देगा? करनाल में खट्टर साहब आए तो बाहर के, अब सैनी साहब आए तो बाहर के, करनाल का तो मुख्यमंत्री बना ही नहीं। जब करनाल का मुख्यमंत्री बनेगा, करनाल को सबसे बड़ी खट्टर साहब की देन है कि भ्रष्टाचार की नर्सरी बन गई करनाल, और उसमें स्मार्ट सिटी का भी मैंने मुद्दा विधानसभा में उठाया था। अभी विधानसभा बैठेगी फिर पूछूंगा भाई उसकी जांच की कॉपी कहाँ है, विद्याओ। बीजेपी कह रही जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ। अच्छा, अंतिम सवाल, ओबीसी को लेकर सरकार पूरी तरह से केंद्रित है। कांग्रेस पर आरोप है कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए जातिगत भेदभाव खूब किया हरियाणा में। ये इल्जाम कौन लगा रहा है? जाहिर है बीजेपी। बीजेपी तो जिसके डीएनए में ही धर्मांधता और जातिवाद पे वोट प्राप्त करना है, वो तो ये इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकती। और अगर वो इतने बढ़िया ओबीसी के हकदार हैं तो राहुल जी रोज कहते हैं कि जनगणना करा दो ओबीसी की, क्यों नहीं कराते? अगर इतने वो मतलब उनके हमदर्द हैं तो उनको जनगणना करा देनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए, वक्त देने के लिए, कटघरे में तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। असंध विधायक गोगी को आपने सुना, सेवादार के तौर पर काम करने का प्रयास किया गया है सरकार ने, हालांकि असंध में, खासतौर पर असंध में काम नहीं होने दिया। इस तरह के निर्देश अधिकारियों को भी दिए गए थे, लेकिन अपनी टिकट को लेकर भी और जीत को लेकर भी आश्वस्त नजर आए शमशेर सिंह गोगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।